join classes for 11th standard. ठीक है. Now that you all a part of this, some of you joined late, some of you were a part of it since the beginning. तो आप लोगों को ये सब आता रहेगा. It's wonderful knowing that. So what we can do is the best thing that as we always do, we can talk. जितना हो सके हम लोग एक दूसरे से बात करेंगे, and definitely we will make that it is one of the most entertaining session that you have attended. So welcome to this 11th BK Basics lecture course. Friends, before I go to 11th BK, let me tell you a few things which are very important. If I ask you, in let us say for example, life, how can a person earn his income? लाइफ में जीना है तो हम लोगों को खर्चा है तो कमाना है. कमाई के क्या क्या जरिया होते हैं जो आप लोगों को मालूम है? You can please type down in the chat box. What are the different source of income that you know? Business, superb Advait. Okay, wages, job, employment. Yeah. Investment, wonderful Sanjay. Anything which gives you profit, you need to be more clear, सिद्धार्थ. वही मैं पूछ रहा हूँ, ऐसा कहाँ है जहाँ से आपको बिजनेस में या घर पे पैसा आएगा? आई एम सॉरी, कहाँ से हमको पैसा आएगा आपको लगता है? आई वॉन्ट टू नो द सोर्स ऑफ इनकम. Yeah, as you all say, there are two sources of income which we can broadly classify. These are what I call as the conventional income sources. Yeah, I will come to that, Nibin. One is employment, कि आप किसी के हाथ के नीचे जाके काम करते हो. फिर वो अगेन कोई भी नेचर ऑफ बिजनेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. और दूसरा है खुद का बिजनेस करते हो. अभी खुद का बिजनेस करना मतलब ये बहुत बड़ी बात है, कारण कितने प्रकार के बिजनेस. थिंक अबाउट इट निबिन. शेयर मार्केट में जा सकते हैं क्या? यस, यू कैन ऑलवेज हैव व्हाट वी कॉल एज रिटेल स्टोर. अब कितने प्रकार अगर मैं बोलूं तो फ्रेंड्स, द नंबर्स आर माइंड बॉगलिंग. चलो, लेट अस टेक ए स्मॉल एक्सरसाइज. टेक आउट योर पेन एंड नोटबुक. सब लोगों के पास पेन और नोटबुक है? सबके पास पेन और नोटबुक है अभी? सुपर. I just want each one of you. I am seeing there are 62 students in the class to be alert. Abhishek Jadhav, I want you also to be alert because हम लोग जो गेम खेलने वाले हैं एकदम सिंपल सा गेम रहेगा. I want you to list down 5 business names. A cloth shop, a ready-made garment store. ऐसा 5 बिजनेस, कोई भी जो आपके ध्यान में आता है फटाफट लिखना चालू करो. And if you are done, type it done.
आई एम सॉरी, मेरे यहीं पर नेटवर्क का थोड़ा इशू हो गया था. ओके, आर वी ऑल डन? Have you all listed down 5 business opportunities in life? Great. Now what I want next is each one of you type 2 best businesses that you like out of the 5. 2 बेस्ट आपके जो आपको लगते हैं वो आप लोग ये करो, वहां पर लिखना चालू करो. चलो मैसेजेस में मेरे को देखने दो. 5 में से 2 नाम कोई भी आपको जो अच्छा लगे हैं. इट कैन बी एनीथिंग. Personal wellness, design and sell print on demand t-shirt. Okay, personalized one. Basically, you want to sell Srishti. Great. बाकी लोग, come on. ऐसे कौन से 2 बिजनेस है? फार्मास्यूटिकल, इलेक्ट्रिकल कार. सुपर. ऋतिक. ऑनियन ट्रेड एंड इलेक्ट्रॉनिक सेल्स एंड सर्विस. संजय सेज. सुपर. You need not be different. It can be very common things also. कोई भी बिजनेस करने का तरीका. रोड लाइन्स, होटल. ओके. रियल एस्टेट, कार डीलरशिप. ओके सूरज. Automobiles, hotel, Advait. Exotic hotels and plant nursery. Superb Siddhant. Investment company and bakery shop. Great Anish. चलो keep it on fast. Why there is a delay? बीच में इतना गैप क्यों आ रहा है? 2 आपने 5 लिखे हैं, 2 लिखने बोल रहा हूं मैं यहाँ पर. उसमें से फिटनेस क्लब एंड डिजाइनिंग स्टूडियोज. ग्रेट. आगे. मेडिकल शॉप, मैन्युफैक्चरिंग क्लोथ्स. ओके वैष्णवी. रेस्टोरेंट्स, ऑटोमोबाइल मोटिव मैन्युफैक्चरर, शूज मार्ट, फोटो स्टूडियो. ओके. देन वी हैव होटल, ज्वेलरी शॉप, ट्रांसपोर्टेशन एंड फोटोग्राफी. मोबाईल गॅलरी एकच रे या दुसरी. 5 लिहिला असेल ना तुम्ही लोकांनी. आउट ऑफ 5 आय एम टेलिंग यू टेल 2. चलो चलो फटाफट बाकी लोग. आई एम वेटिंग फॉर एवरीवन्स आंसर. चलो यार. होटल्स एंड क्लॉथ स्टोर्स, फोटोग्राफी, हॉस्पिटल. ओके. तो हर एक का अपना अपना. बार एंड होटल तो सेम हो गया ना विशाल. मेंस ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स, डायरी, कार वॉश सर्विसेज, ग्राफिक डिजाइन. ओके. मेडिकल एंड डायरी शोज. ओके गुड अनन्या. मेरे दोस्तों, इतने सारे बिजनेसेस पॉसिबल है. अगर तुम लोगों ने अपना ग्रुप में इतना लिस्ट भी देखा ना और कभी बैठ के सोचने को लगे, मैं आई एम वेरी श्योर तुम लोगों ने जो बिजनेस लिखा है ना, ये 2 जगह से इंस्पायर्ड है. या तो आपके घर पे वो बिजनेस चलता है या आपने नजदीक में वो बिजनेस देखा है. प्लीज कंफर्म व्हाट आई एम सेइंग. वही आप लोगों के आजू बाजू में जो है वही बिजनेस आपको ध्यान में आएगा. मेरा बेटी को बोलेगा तो वो कोचिंग क्लासेस लिखेगी, क्योंकि उसने सबसे ज्यादा वही देखा हुआ है. तुम में से किसी ने कोचिंग क्लास लिखा ही नहीं. सो मेनी क्लासेस आर देयर. मतलब कॉमर्स सिखाने के लिए, कंप्यूटर सिखाने के लिए, ड्राइंग सिखाने के लिए, डांस सिखाने के लिए, सॉन्ग सिखाने के लिए, ये वो सबका क्लासेस अवेलेबल. दैट कैन बी ऑल्सो ए बिजनेस इफ यू थिंक वेरी सीरियसली अबाउट दैट. So business basically is nothing but committing yourself. Business is nothing but committing yourself. Businessman का life में हमेशा बोलता हूँ is the most what we call as mixed तरीके से हम लोग देख सकते हैं. बहुत अच्छा भी है, at the same time it is one of the worst thing also. Why it is worst I always say is because जैसे ही हम लोग कोई
समझो फैमिली फंक्शन की बात करें या हमारा रेगुलर कस्टम ट्रेडिशंस की बात करें, मैंने ये पहले भी एक बार बोला हुआ है कि दिवाली के वक्त, होली के वक्त, जब पूरी जगह पे, सब जगह पे दुकान बंद होती है, दुकानें सब चालू रहती है, मतलब वो दुकानदार दुकान बैठना पसंद करता है रेदर देन बीइंग एट होम, क्योंकि उसको मालूम है कि उसका धंधा सबसे ज्यादा वो सीजन में होने वाला है। यस, यानी एज ए पर्सन हम यही चाहते हैं कि एक्चुअली अपने घर वाले, परिवार वाले सब साथ में बैठ के खाना खाए, थोड़ा बात करे, मस्ती मजाक करे। लेकिन अगर किसी का दुकान है तो वो बेचारा दुकान में जाके बैठता है, इसीलिए इट्स ए टफ। लेकिन इट गिव्स यू फ्रीडम, it gives you freedom of what is called as doing business as per your whims and fancies। कहीं पर आप काम पे जाते रहोगे तो 4 दिन 5 दिन अचानक छुट्टी चाहिए बोलेगा तो मिलेगा नहीं, छुट्टी के हिसाब से आप वेकेशन प्लान करते हो। लेकिन खुद का बिजनेस रहेगा तो यू कैन प्लान वेकेशंस एज पर योर ओन विशेस। of course it requires lot of commitment, time commitment, money commitment and everything, क्योंकि business में पैसा अटक गया तो then it's a difficult thing to come out of it, it's a vicious circle। So my dear friends, as we were talking about the two sources of income, one is employment and other is business। business में कई सारे possibilities है। तो business का सबसे बड़ा सूत्र, business का सबसे बड़ा मेन है, बिजनेसमैन को मालूम होना कि उसको फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, whether he is earning profits or whether he is incurring losses। it's very important that he understands। at the same time, इतना मेहनत करने के बाद एट द एंड ऑफ द ईयर उसको कुछ पैसा मिलने वाला भी है या उसको लोगों को देने का है, कितना मिलने का है, कितना देने का है, हाउ मच इज रिसीवेबल, हाउ मच इज पेएबल, what are the various assets that he has created and what are the liabilities which has happened along with that। he has to know everything, my dear friends। and honestly speaking, our human memory is limited। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि पिछले साल 20 अप्रैल 2020 को आप कहां थे और क्या कर रहे थे, प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। 20th April 2020, एग्जैक्टली एक साल पहले। सिद्धांत सेज नो आइडिया, बट स्टिल वी हैव ए यस। बहुत सारे लोगों को एकदम क्लैरिटी में बोलेंगे सर घर पे था, क्योंकि उस दिन भी लॉकडाउन लगा हुआ था, सेकेंड लॉकडाउन चालू हो गया था उस टाइम पर। यस यस, सो इट वाज स्टिल इजी टू रिमेम्बर, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। हाँ, तो लूडो खेल या जूडो खेल, बट घर पे ही था। सो माय डियर फ्रेंड्स, बिजनेसमैन को अगर मैं ये सवाल पूछूं कि पिछले साल 20 अप्रैल 2020 को आपके दुकान में कितने रुपए का सेल हुआ, मैं किधर था ये बताना आसान है, लेकिन मेरी दुकान में कितने रुपए का उस दिन सेल हुआ, ये मुझे ऐसा डायरेक्टली बताना मुश्किल काम है, शायद बोलो तो नामुमकिन है, क्योंकि आई विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड what is the amount, what is the sale that happened on a particular date। अगर आपको कोई चीज सिखाना हो, अगर आपको कोई चीज बताना हो तो मुझे बताओ what is the best way to remember it। आपको एक कंसेप्ट सिखाया आज मैंने, तो वो कंसेप्ट याद रखने के लिए what is to be done to make it more memorable। yes, the best is always to write it down। my dear friends, ऐसा बोला जाता है कि 2 बार पढ़ो या 3 बार पढ़ो, उसके बदले में 1 बार लिखो, तो द बेनिफिट दैट यू गेट इज सेम। जो लोग लिखकर पढ़ाई करते हैं उनको वो ज्यादा दिनों तक याद रहता है, एंड इट इज प्रूवन। तुमको प्रूव करने का जरूरत नहीं है। तुम में से कई सारे लोग पढ़ो बोला तो बुक लेके बैठते, इधर उधर देखते रहते, क्योंकि तुमको कंसंट्रेशन नहीं होता है। लेकिन जब तुम लिख रहे हो तो इधर उधर देखना कम होता है। कभी ऑब्जर्व किया है कि आपने? So naturally when you are writing you are more concentrated। अच्छा, आज अभी मैंने जो सवाल पूछा कि पिछले साल कितना सेल हुआ था इस तारीख को, कोई बिजनेसमैन ऐसा याद नहीं रख सकता है कि इतना दिन ये सेल हुआ, उतना दिन वो सेल हुआ करके, लेकिन लिख के रखा आज का सेल क्या हो गया,
तो मैं वो आज क्या, 1 साल के बाद क्या, 10 साल के बाद भी वो कागज ढूंढ के निकालूं तो मेरे को मेरा सेल क्या है पता चलेगा। तो मेरे दोस्तों, ये हिसाब, ये बिजनेस के बारे में जो चीजें लिख के रखने का सिस्टम बनाया है, दैट इज कॉल्ड एज बुक कीपिंग। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज बुक कीपिंग। सो हम लोग स्टार्ट करेंगे विद दिस सब्जेक्ट, बट बिफोर आई गो टू द सब्जेक्ट बुक कीपिंग, आई डेफिनेटली वांट ऑल ऑफ यू टू नो कि what are the other subjects that you have been learning in 11th standard. In all, tell me, how many subjects do you have in 11th standard? I knew this was coming. There are 7 subjects, not 6. एक और सब्जेक्ट है जो शायद आप भूल गए हो, जिसका नाम है एनवायरमेंटल स्टडीज। हाँ, अब क्योंकि तुम लोग स्कूल कॉलेज नहीं जाते हो तो शायद उसके बारे में कभी पढ़ाई किया भी नहीं। वैसे एट द एंड ऑफ द टर्म तुमको उसका प्रोजेक्ट देना पड़ता है, बट अभी कैसा ऑनलाइन में वैसे भी सब बर्बादी है, तो तुमको पता ही नहीं कि साथ है, बट 12वीं में साथ होगा। तो सब्जेक्ट्स आर इंग्लिश, हिंदी, मराठी, आईटी, एसपी मैथ्स, ओसी, इकोनॉमिक्स, बुक कीपिंग एंड एनवायरमेंटल स्टडीज। इसमें से ऑफ कोर्स इसी ईच एंड एवरी सब्जेक्ट हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस। आई टेल यू, आप में से कई सारे लोग सोचते रहेंगे इंग्लिश क्या है सर, क्या जरूरत है इंग्लिश का, बट इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका एसपी, ओसी, इकोनॉमिक्स, बीके, ईवीएस को कंट्रोल करता है। whatever you are studying, whatever you are learning, English is the base. So 101%, and whether you accept it or not, whether you like it or not, that the Britishers ruled us for over 70 years and they made an education system wherein their language is compelled upon us, but universally it is accepted that English is our first language. कभी गूगल में जाके देखना ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, you will be surprised to read English. So my dear friends, अच्छा इंग्लिश यहीं पर खत्म होता नहीं। आप जिंदगी में आगे जितना भी बढ़ते जाओ, as I told you, you like it or you don't like it, you know it or you don't know it, बट इंग्लिश आपको मालूम होना बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे दोस्तों। जिन लोगों का इंग्लिश पुअर है, आपको अपने आप को जानते हो आप, you know for yourself. I don't need to tell कि ये तेरा कमजोर है, तेरा बहुत अच्छा है। If you feel that your English is not good, please start working on that. It's going to be a game changer in your life. For as an employer, suppose 2 candidates मेरे पास इंटरव्यू को आते हैं. One is a candidate having 90% mark sheet, 90% marks in his or her mark sheet, and other is a person who has got 75%. But the person with 90% is unable to talk, express freely, communicate, and the person with 75 is able to do it convincingly. आपको क्या लगता है मैं किसको अपॉइंट करूंगा in my office, whether a 90% guy or the 75% guy? It will be 70, irrespective of 60 भी रहेगा तो भी ना, he will get a better chance because he or she is able to communicate properly. And communication happens in 3 stages. 1, when you read. 2, when you are able to talk. And 3, when you are able to write. So it is a mixture of all 3, and to make it possible, definitely this is going to be very, very helpful. I tell you today, after I have left alone the subject of reading English some years back. अभी मेरा 12वीं हुआ था 1994 में, 12वीं मेरा 94 में हुआ था। उसके बाद तो इंग्लिश सब्जेक्ट ही नहीं था मेरे को। कितना साल हो गया रे, देखने जाओ तो नहीं बोला तो भी इधर का 21 और उधर का 6, 27 years have gone by. Now I tell you, when I write short stories, when I write poems, that English what I learned during my graduate, what is called as schooling days and high school days, are helping me. When I write my thesis, जब मैं मेरा थीसिस लिखता हूँ पीएचडी के लिए, तब मेरे को इंग्लिश काम में आता है. So my dear friends,
any language is very important, and irrespective of what people around you say, believe me, good English helps you in your career. उसको अंडर एस्टिमेट मत करना. उसका ग्रामर पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में. टेक मैक्सिमम केयर दैट यू रीड इट. हिंदी मराठी आईटी सेम वे लैंग्वेज है. आईटी जो लोगों ने लिया रहेगा, अपना दुनिया आईटी में होने वाला है. आज सब बंद है लेकिन आईटी चालू है. Sometimes I regret that I am into this field of teaching or education. आईटी के सेक्टर में होता तो कहीं मैं मैनेजर पोस्ट में बैठा होता और शायद मेरा बिजनेस काफी अच्छा चलता. बट अभी जाके मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ. सो आईटी इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. यस, ऑल ऑफ यू माइट हैव very consciously taken for SP or Max. I know many of your batch students who wanted to take Max but were not allowed due to the college restrictions. Now that is a part and parcel of the game. We cannot avoid it. Don't worry. Whatever is your, जिन लोगों को CA करना होता है उन लोगों के लिए Max बहुत फायदेमंद होता है, ये मैं हमेशा बोलता हूँ. But that is not the end of the world. Don't think too much. I have had students who are taking SP and done very well in CA and level also. तो उसके बारे में बिंदास रहो. OC and economics are the base of commerce. ठीक है. आप लोगों को कैसा लगता है लेक्चर्स OC और इकोनॉमिक्स का? How do you feel? You enjoy those lectures, right? Super. Very nice to know that. Good, good. And then comes our hero, bookkeeping and accountancy. And lastly, as I said, 50 मार्क का आपको environmental studies का एक छोटा सा प्रोजेक्ट वर्क रहता है. If I give you an opportunity to write your favorite subject, not the teacher, your favorite subject among the list of 7 subjects, what would that be? Don't try to impress me. मेरे को impress करने के लिए BK लिखना मत. सच्ची में अच्छा लगता रहेगा तो BK लिख सकते हो. But I just want to find out कि कैसा आपका मन का हालत है. Which is that subject which attracts you the most? Please type in the chat box. I'm just reading it out. Okay, good. Okay, माना आउट स्पीकर दिल बिल दे दिया है. अंजलि को इंग्लिश अच्छा लगता है. Great. IT eco, SP, BK eco, great, great, very nice, very nice. And everyone participate, my dear friends. क्या होता है अपने मन को, अपने को अच्छा लगता है, अपन बता रहे दुनिया को. Wonderful. Now there is certain news that I have for all of you. One, economics and BK are the backbone of commerce. देखो तुमको आज का ये अच्छा लगता है तो you are at an advantageous position. ठीक है. Now, if you like SP, if you like Max, if you like OC, you are not doing anything. तुम देखो यार, तुमको क्या अच्छा लगता है मैंने पूछा. तुम्हारे लिए क्या अच्छा है वो मैं अभी बता रहा हूँ. There are two different questions. हाँ. तो पसंद कोई भी हो सकता है. अब लेकिन तुमको आगे जिंदगी में बढ़ने के लिए, हाँ, काम का चीज कहाँ पर मिलेगा बोला तो इकोनॉमिक्स एंड बीके. ये तुम्हारे साथ जब तक तुम कॉमर्स में हो ये 2 सब्जेक्ट रहने वाले हैं. इसलिए अगर जिन लोगों को ये 2 सब्जेक्ट पसंद है, दे आर एट एन एडवांटेज. जैसे मैंने बोला, सीए करने वाले लोग के लिए मैथ्स इज एन एडवांटेज. ऐसा नहीं है कि मैथ्स नहीं आता है तो सीए नहीं कर सकते. कर सकते हैं एसपी के साथ भी. इनफैक्ट एसपी में कुछ ऐसा नॉलेज मिलता है जो मैथ्स वाले लोग के पास नहीं रहता है. जैसे कंपनी कैसा फॉर्म होता है, व्हाट आर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, हु आर प्रमोटर्स, ये सब चीज मैथ्स वाले लोग को बिल्कुल भी समझेगा नहीं. लेकिन वो सब चीज कॉमर्स में आता है एंड इट इज हेल्पफुल. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स इज ऑल्सो ए ब्यूटीफुल सब्जेक्ट बिकॉज इट टेल्स यू हाउ एंड व्हाई दिस इंडस्ट्री ग्रू लाइक दिस. हम लोग जब बुक कीपिंग के बारे में बात करेंगे तो ओसी का बहुत बड़ा रोल है. आप लोगों ने सोल ट्रेडिंग कंसर्न, पार्टनरशिप फर्म, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी ऐसे शब्द सुने हैं क्या? तो दैट इज व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स ऑल अबाउट. कि जब बिजनेस चालू हुआ था इन द इनिशियल प्रिमिटिव स्टेज, जब बिजनेस चालू हुआ था तब एकदम छोटे लेवल पर, विलेज इकोनॉमी लेवल पर काम करता था. वो टाइम पर अकेला व्यापारी बिजनेस करता था. दैट वाज सोल ट्रेडिंग कंसर्न. फिर जब उसको पैसे की कमी पड़ने लगी तो वो किसी को साथ में लेकर बिजनेस करने लगा. दैट वाज कॉल्ड एज पार्टनरशिप फर्म.
और पैसे की कमतरता महसूस हुई तो उन्होंने बोला कि बड़ा जहाज खड़ा करते, एंड दे स्टार्टेड समथिंग कॉल्ड एज जॉइंट स्टॉक कंपनी। सो माय डियर फ्रेंड्स, बिजनेस जैसे बढ़ रहा है, पैसा वैसा बदल रहा है। आपको मालूम है व्हाट वाज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ मनी? पैसा क्या था अर्लीस्ट फॉर्म? पहले किसको पैसा बोलते थे? एनी आइडिया? गुड्स को पैसा बोलते थे, और एनिमल्स। द अर्लीस्ट गुड्स एक्सचेंज इज बार्टर, उधर में आया ही नहीं। द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ मनी वॉज स्टोन्स। स्टोन्स, पत्थरों को पैसे के तौर पे देखा जाता था। फिर पत्थर आम हो गए तो उधर से फिर उन्होंने प्रेशियस स्टोन्स यानी गोल्ड, डायमंड, इसको पैसा मानने को लगे। लेकिन फिर प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज आया तो फिर उन्होंने उसको चेंज करके उन्होंने कॉइन्स लेके आए, विच वॉज गिवन बाय द किंग्स। फिर कॉइन्स का नोट में कन्वर्जन हुआ। नोट्स आज की तारीख में क्रेडिट कार्ड में हो गया है, प्लास्टिक मनी आ गया है। मेरे दोस्तों, इवोल्यूशन ऑफ मनी नाम का आपका एक चैप्टर आने वाला है, या हो गया रहेगा, आई एम नॉट श्योर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स। तो मतलब ये कॉमर्स का दुनिया कैसे खड़ा है ना, ये बेस हम लोगों को उसी में मिलता है। आई एम टेलिंग यू, नन ऑफ द सब्जेक्ट्स आर लाइक छोड़ दिया तो चलेगा, एवरी सब्जेक्ट इज इम्पोर्टेंट। But since we are all here to know more about or revise about our subject, that is bookkeeping and accountancy, मेरा पहले का 10 मिनट का भाषण और अभी का 10 मिनट का भाषण को अगर हम लोग मिक्स करें तो बुक कीपिंग का जन्म होता है। कि व्यापारी आदमी को याद नहीं रहता कि उसको कहाँ कहाँ कौन से तारीख को क्या क्या व्यवहार हुआ, और दूसरे एंड पे उसको बिजनेस बढ़ाना है तो उसने सब्जेक्ट लाया बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। By the way, do you know who is the father of bookkeeping? Who is the father of bookkeeping? Write the name rather than yes. कोई है जिसको याद है नाम? गूगल मत करो। कोई बोलेगा अच्छा आइडिया दिया सर ने, रुको अभी गूगल करता हूँ। Yeah, anybody? Very good अनन्या, सुपर। तुम्हारे बीके के टेक्स्ट बुक में दिया रहता है, he was an Italian merchant and his name was Luca Pacioli. He invented the subject of bookkeeping. ऋषिकेश, मी तुझा रक्षाकडे देतोय, इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड प्लीज गो आउट ऑफ दिस क्लासरूम। काहीही कंपल्शन नाहीये मिस्टर ऋषिकेश। I'm very sure this guy must have been from somebody outside and he's giving some nonsense answers. मैंने पहले 2-4 बार इग्नोर किया बंदे को। आविष्कार, स्टाफ में से कौन है यहाँ पर? छोड़ के गया क्या लगता है ऋषिकेश? क्या अनुभव है? क्या नाम था बंदे का? आई एम नॉट सीइंग हिम। ओके ठीक है।
वापिस आए तो जरा मेरे को इंटीमेट कर देना प्लीज, बिकॉज हिज आंसर्स वेर ऑल नॉनसेंस आंसर्स। मस्ती करो यार, मजाक करो, लेकिन क्या है, हिज आंसर वाज डोनाल्ड ट्रम्प। अरे अब क्या है ऋषिकेश, मजाक करने को मेरे को भी पसंद है, बट ऐसे ही कुछ तो भी आके मस्ती करेंगे तो मजा नहीं। नहीं, फिलहाल तो नहीं दिख रहा है, जस्ट बी वॉचफुल, क्योंकि मेरा स्टाफ नहीं है इस वक्त। ठीक है, चलो, लेट अस नॉट गो आउट ऑफ आवर वे। तो बुक कीपिंग उन्होंने लॉन्च किया सब्जेक्ट या इंट्रोड्यूस किया। इंट्रोड्यूसिंग एनीथिंग इज नॉट सो इजी माय डियर फ्रेंड्स, इम्प्रोवाइजिंग इज ऑलवेज वेरी इजी। मेरे शब्दों को ध्यान रखना। Introducing, inventing, innovation is something which requires lot of commitment, lot of study, lot of hard work. Unless and until you have these characteristics, lot of imagination. Okay, we all know that who invented electric bulbs? Who invented electric bulbs? Yeah, very good. Sir Thomas Alva Edison. Perfect. Did he invent this electric bulb in the first attempt? No. जिन लोगों ने उनके बारे में पढ़ा रहेगा, बहुत खूबसूरत उनका एक जवाब है। किसी पत्रकार ने पूछा था, सर यू फेल्ड 999 times to invent this small filament. So Edison says, no, I did not fail. He said, I learned 999 ways of not producing, yeah, what not to do to produce a electric filament. So that was his answer. मतलब तुम लोगों ने आर्किमिडीज के बारे में पढ़ा होगा, तुम लोगों ने हर जो साइंटिस्ट है उसके बारे में, ऐसा नहीं है कि उन्होंने सोचा और वो वैसे ही हो गया। There is a beautiful movie in English called as The Flubber. If you are interested in movies, तो फ्लबर नाम का मूवी देखो, साइंटिस्ट के बारे में ही है। ही इन्वेंट्स दिस डिफरेंट, मतलब रबर और फ्लेक्सिबिलिटी को लेके उसने फ्लबर बनाया। तो वो उसके दिमाग में रहता है कि ऐसा बनेगा तो इसका एडवांटेज ये होगा। सो इट टेक्स लॉट ऑफ कमिटमेंट। जैसे अभी आप लोग को मालूम रहेगा, टेलीफोन, ग्रैम बेल इन्वेंटेड टेलीफोन, बट आफ्टर द टेलीफोन वाज इन्वेंटेड, people could make different kinds of what is called as dialers. आपको मालूम रहेगा, जुना जमाने में ट्रिंग वाला डायलर चलता था, फिर उसके बाद टक 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 वाला चलने लगा। उसके बाद धीरे धीरे किसी ने सोचा, दो जन कहीं पर वायर लगा के बात कर रहे हैं, तो उससे अच्छा अपन वायरलेस वाला टेलीफोन लेके आते। तुमको मालूम है, वायरलेस वाला भी टेलीफोन कुछ दिनों तक चलता था कि घर के अंदर आप फोन लेके घूम सकते रहते थे। फिर उसमें सोचा कि क्यों घर के अंदर, बाहर क्यों नहीं जा सकते। देन देयर वाज ए कांसेप्ट ऑफ मोबाइल। पहली बार जब मोबाइल फोन्स लॉन्च हुए थे समवेयर अराउंड 96-97, लेट मी टेल यू दैट द मोबाइल सेट्स वर ये इतने बड़े होते थे, इट वाज ह्यूज। यस विंसेंट, यू आर राइट, परफेक्ट। सो माय डियर फ्रेंड्स, वहां से लेकर यहां तक आते आते जो है, देयर वाज ए लॉन्ग जर्नी। आज मोबाइल फोन्स का नक्शा बदल चुका है। आज हम लोग मोबाइल फोन के बिना हम जिंदा नहीं है बोला तो भी चलेगा। बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ में क्या क्या आता है? तो पहले के जमाने में लोग बोलेंगे 3, फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। आज हो गया फूड, शेल्टर, क्लोथिंग एंड मोबाइल। यू कैनॉट इमेजिन ए लाइफ विदाउट मोबाइल, आई थिंक। सो technology is a huge thing, definitely, या फैक्ट है। एंड हम लोगों का, सब लोगों का जो है, ये बहुत बड़ा नेगेटिव हो गया। हमारा सबसे बड़ा टाइम कंज्यूमिंग वहीं पर जाता है। सो
ये सब चीज आते आते, जैसे मैंने बोला, इन्वेंट होने के बाद उसमें डेवलपमेंट बहुत जल्दी 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 आता है। वैसा बुक कीपिंग जब आया था तो उसका पर्पस बहुत सिंपल था कि बिजनेस में जो व्यवहार होगा उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है। सो बुक कीपिंग का अगर मैं डेफिनेशन आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूं, सो माय डियर फ्रेंड्स, द डेफिनेशन ऑफ बुक कीपिंग इज क्वाइट सिंपल. व्हाट इट सेज इज बुक कीपिंग is a science and an art of recording monetary business transactions systematically in the books of accounts. बहुत सिंपल है बुक कीपिंग का डेफिनेशन. बहुत सारे डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन बहुत सिंपल और बहुत इजी है. ये बुक कीपिंग में देर आर 5-6 मेजर फीचर्स हम लोग जो बुक कीपिंग का डेफिनेशन से लेके आते हैं. सबसे पहला, इट इज अ साइंस. बेसिकली साइंस क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट इज हैविंग इट्स ओन रूल्स. नाउ यू ऑल हैव लर्नड, जिन लोगों को मालूम है कि पर्सनल अकाउंट का रूल अलग है, रियल अकाउंट का रूल अलग है, नॉमिनल अकाउंट का रूल अलग है, तो इट इज मेड आउट ऑफ रूल्स. सो बुक कीपिंग इज नथिंग बट साइंस. सेकेंड बोलते हैं इट इज एन आर्ट. Why is it called as an art? Because there is a specific way in which certain things are to be presented. जर्नल है तो ऐसा बनाओ, लेजर है तो ऐसा बनाओ, सब्सिडरी बुक्स को ऐसा प्रेजेंट करो, एंड देन यू हैव टू प्रैक्टिस. आर्ट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम या आर्ट का सबसे बड़ा फीचर है कि उसको रेगुलरली हमको प्रैक्टिस करना पड़ता है. वी नीड टू गिव टाइम एंड वी हैव टू गिव आवर हार्ड वर्क फॉर दैट. इट इज यूज्ड टू रिकॉर्ड व्हाट? मॉनेटरी बिजनेस ट्रांजैक्शन. ठीक है, वो सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, दैट इज कॉल्ड एज मॉनेटरी बिजनेस ट्रांजैक्शंस. कैसे रिकॉर्ड करना है? इट इज टू बी डन सिस्टमैटिकली. ऐसा नहीं है कि तुम्हारा मर्जी आए तभी तुम बैठ के काम करोगे. रोज नियमित प्रमाणे काम करावा लागतो, एंड it has to be recorded in the books of accounts. So these are some of the main features which we can derive out of the definition of bookkeeping. क्या है bookkeeping? 5 चीजों से related है. It's a science, it is an art, it is made to record monetary business transaction. It is to be done systematically and it is to be recorded. कहीं पर भी कागज पे नहीं, proper books of accounts में उसको record करना पड़ता है. Is the definition clear with all of you? Especially I want reply from those students who have not learnt it earlier. जो अपने यहाँ पर मतलब लेट ज्वाइन हुआ, ऐसे भी लोग रहेगा तो डेफिनेटली यू कैन पार्टिसिपेट. बट जिन्होंने पहले से सुना था वापिस यस सर बोलने में मतलब नहीं है. So those who are attending this lecture for the first time, number one, and second, those who have not heard about the definition earlier, are you clear with what is being told to you? Please share in the chat box. Okay, thank you so much. तो बुक कीपिंग का जन्म इसलिए हुआ कि हम लोग मॉनेटरी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सके. अब इसका फायदा क्या, ये आप लोगों को ऑलरेडी हम लोगों ने कुछ बातें डिस्कस की हुई है कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ डूइंग ऑल दीज थिंग्स. व्हाट एडवांटेज इज ड्रिवन होम, या इसका पीछे का मकसद क्या है, क्यों ये सब्जेक्ट आया, तो हम लोग उसके बारे में समझ लेते हैं. सबसे पहला क्या होता है कि हम लोग रिकॉर्ड करने के वजह से सबसे पहला तो परफेक्टली रिकॉर्ड होता है. बात करते वक्त मैं सोचो कंटिन्यू आप लोगों को स्क्रीन ना दिखाते हुए सिर्फ बड़बड़ 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 बात करते रहूं, तो मेरा ना बातें आप लोगों को एक टाइम के बाद बोलेगा यार समझ में नहीं आ रहा है, क्या क्या पॉइंट्स बोला था, डेफिनेशन बोला था, ऑब्जेक्टिव्स, लेकिन सब पॉइंट्स याद नहीं आ रहे. लेकिन अगर मैं आपको इसका पीडीएफ फाइल ग्रुप में भेजूं और आप इसको नोटबुक में लिख के रखो तो आपको परफेक्टली आज क्या 1 साल के बाद भी याद आएगा. जैसे मैंने बताया था, इट इज रिकॉर्डेड सिस्टमैटिकली, रोज का रोज परफेक्ट एक टाइम पर, शाम को दुकान बंद करने से 1 घंटा पहले उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड. अकाउंट वाइज क्या होता है हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्या होता है हिसाब. अब जैसे समझो आप लोग सब लोग मेरे क्लासेस के स्टूडेंट हो, 50 जन, 60 जन, 70 जन, जो भी है. अब सबका हिसाब अलग अलग रहेगा. सबका हिसाब अलग अलग रहेगा मतलब किसी का एसपी सब्जेक्ट रहेगा, किसी का मैथ्स होगा, किसी का हिंदी होगा, किसी का मराठी होगा, किसी का आईटी होगा, कोई लमसम भरेगा, कोई इंस्टॉलमेंट भरेगा, कोई 11th प्लस 12th भरेगा, कोई सिर्फ 11th और कोई सिर्फ 12th. मतलब सबका अकाउंट अलग अलग रहने वाला है. तो सबका फीस का अमाउंट भी अलग अलग रहेगा. Depending upon the percentage code, we have offered scholarship discount to students.
सो नेचुरली व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज हम लोगों का फीस सबका अलग अलग थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ सकता है. So maintaining the proper record is something which is very very important, and definitely these records will be what, they will be permanent. कल चल के किसी ने मेरे को बोला, let us say कि आपके 11th स्टैंडर्ड में जो आपने बीके का रिवीजन लेक्चर लिया था उसमें मैंने लेक्चर अटेंड किया था, तो मेरा ये लेक्चर का रिकॉर्डिंग चालू है, ठीक है, मैं पूरा लिख के रखा है, मेरा जो स्टाफ है उसने इसका स्क्रीनशॉट मारा है, तो ये रिकॉर्ड कल चल के मेरे को कभी भी किसी को प्रूव करना है, पेरेंट्स को प्रूव करना है, पुलिस स्टेशन में, कोर्ट में, परमानेंट रिकॉर्ड, क्योंकि मैंने उसको रिकॉर्ड करके रखा हुआ है. एज आई टोल्ड यू, बिजनेसमैन बहुत ज्यादा सैक्रिफाइस करता है, उसको मालूम तो होना चाहिए धंधा करके फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है. तो बुक कीपिंग का ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है, टू नो द प्रॉफिट्स और लॉसेस ऑफ द बिजनेस एज वेल एज उसका खुद का एसेट्स क्या है और उसका लायबिलिटीज. एसेट्स यानी स्वतःचे बांधलेले वस्तू, खुद ने बनाया हुआ चीज, उसको बोलते हैं एसेट. प्रॉपर्टी जैसे जमीन जायदाद, ठीक है, प्लांट मशीनरी फर्नीचर, ये सब होते हैं एसेट्स. और लायबिलिटीज द्यायचे पैसे, दूसरे को देने का पैसा, जैसे बैंक लोन या कोई क्रेडिटर, इनको बोलते हैं लायबिलिटीज. तो बिजनेसमैन को पता होना चाहिए कि कितना उसका एसेट्स है और कितना उसका लायबिलिटीज है. दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स, टू नो द प्रोग्रेस. प्रोग्रेस कैसे पता चलेगा बुक कीपिंग की मदद से? हाउ विल यू नो द प्रोग्रेस? एज ए स्टूडेंट अगर आप अपने बारे में सोचते हो तो आपका प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं, ये कैसे पता चलता है? when we conduct exams every year, you see your percentages and इंडिविजुअली तुमको मालूम पड़ता है. आपको स्टैंडर्ड बढ़ने के ऊपर थोड़ा परसेंटेज ऊपर नीचे होता है, लेकिन फिर भी अपने को पता चलता है कि 10वीं में मेरे को 80% था, 11वीं का एग्जाम होने के बाद हम लोग देखते 60%. म्हणजे गेला कामातून, मस्ती लागली, कॉलेज लागला, पंख निघाले, पोरगा मोठा झाला. ये होता है. अब तुम लोग क्या है, ऑनलाइन बैच है, तुम्हारा कोरोना बैच है तुम लोग, तो तुम्हारी जिंदगी में ये एक्सपीरियंस हुआ नहीं है. नहीं तो 90% वाले लोग डायरेक्टली 50% में आ जाते हैं. क्योंकि दो चीज होती है, एक की कॉलेजला आलो, मोठा झालो, ऐसा एक ऍटिट्यूड, आणि दुसरं 11वी अभ्यास कुठे करायचं असतं? 11वी मध्ये तर सगळे पास होतात एकदम ढाप. फिर 11वीं से वो उठ के जब 11वीं में अपड़ते तो ध्यान में आता, अरे बाबा अभ्यास करावा लागेल. कभी कभी वो अच्छा भी होता है, फिर वो 12वीं में वापस फॉर्म में आ जाता है. तो बिजनेसमैन भी पिछले साल क्या कमाया, ये साल क्या कमाया, देख के मालूम पड़ता है ना कि उसका प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो कुछ अच्छा कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है. सो दीज आर इन शॉर्ट बुक कीपिंग के ऑब्जेक्टिव्स, ये सब्जेक्ट बनाने के उसके पीछे का लॉजिक. अब सवाल उठता है कि क्या ये सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है क्या? अगर है तो इसका इम्पोर्टेंस किस किस को रहेगा? Who all are going to be affected by this subject of bookkeeping? रिकॉर्ड्स रखने से किसको फायदा होता होगा? Again, I would like people who have not attended the lecture to give it a try first. क्योंकि जो लोगों ने अटेंड किया रहेगा, आई एम श्योर यू नो द आंसर्स. ऑफकोर्स अटेंड करने के बाद पढ़ाई भी किया होना चाहिए, वरना सब सेम जैसे ही होता है. Yes, those who are attending the lecture for the first time, इतना स्टोरी सुनने के बाद पिछले 40 मिनट से मैं बड़बड़ कर रहा हूँ. ये बुक कीपिंग का फायदा, डायरेक्ट फायदा सबसे पहला किसको हो सकता है? बिजनेसमैन हिमसेल्फ. वेरी गुड. ओनर को हो सकता है, शाबाश, वेरी गुड सिमरन. और किसको हो सकता है मेरे दोस्तों? बाकी लोग कोई सोच सकता है तो बताओ. संजय तूने लेक्चर अटेंड किया है ना? मैं उनको चांस देना चाहता हूं जो लोग पहला बार लेक्चर अटेंड कर रहे. चलो बाकी लोग हैं, अभिषेक है, श्रेया है, श्रेया गाड़ीगांवकर, और भी लोग रहेंगे जो पहली बार लेक्चर. वैष्णवी अय्यर है, जो लोगों ने स्टार्टिंग में लेक्चर मिस किया था, जो इन्वेस्ट करते हैं उसे. ओके, और गुड, वेरी नाइस ट्राई. और किसको फायदा हो सकता है?
खत्म. श्रेया गाडीगावकर, यू आर देयर? देखते हम लोग कोणाला फायदा होणार, काय वाटतं तुला? तो यूटिलिटी ऑफ बुक कीपिंग, सबसे पहला जैसा बोला, ओनर को खुद को होता है, उसको पता चलता है उसका प्रोग्रेस क्या हो गया, प्रॉफिट लॉस कितना है, एसेट्स लाइबिलिटीज कितना है. इसके अलावा अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि बिजनेस ग्रो हुआ था फ्रॉम ए सोल ट्रेडिंग कंसर्न. सोल ट्रेडिंग कंसर्न मतलब अकेला व्यापारी. अकेला व्यापारी यानी वो खुद ही मालिक है, वो खुद ही नौकर है, वही सब कुछ है. तुम कोई भी किराना स्टोर देख लो, वहां पर आपको सोल ट्रेडर का बेस्ट एग्जांपल दिखेगा. सुबह उठ के झाड़ू भी वही मारता है, सामान भी वही बेचता है, पैसा भी वही लेता है, पैसा भी वही रखता है. लेकिन इसमें क्या होता है कि अकेला आदमी पूरा ध्यान नहीं रख सकता और वो कभी उधर से बाहर आ ही नहीं सकता, क्योंकि 24 घंटा वो चक्कर में घूम रहे हो, कोलू के बैल जैसा वहीं पर घूम रहा है. तो अगर उसको बाहर आना है तो ही हैज टू सेपरेट द ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट. सेपरेट द ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट मतलब पैसा डाल के बैठ जाने का गले पे, काम करने को 4 जन को रखने का. तो नेचुरली क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा खुद का अवेलेबिलिटी टाइम का बढ़ जाएगा. दिस प्रैक्टिस इज डन इन कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर विच वी कॉल एज जॉइंट स्टॉक कंपनी. सो मैनेजमेंट ऑल्सो नीड्स टू नो, उनके ऊपर भी प्रेशर रहता है कि परफॉर्मेंस कैसा है, नहीं तो ओनरशिप जो है दे विल आस्क क्वेश्चन. डेफिनेटली कुछ लोगों ने बताया कि कॉर्पोरेट लेवल पे क्या होता है, पैसा बाहर से फंडिंग आता है, जो पैसे वाले लोग हैं उन लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उन लोग रिटर्न्स मांगते हैं. तुम लोगों को मैं अभी एक स्टोरी बताता हूँ, शायद तुम लोग में से किसी को मालूम रहेगा, तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू नो दिस ऑल्सो. बैजूस was in news in the last week for some beautiful what is called as things that happened in the company. Can anybody know or share with me what happened in Byju's? बैजूस नाम सुना है ना सब लोगों ने? हाँ, बैजू ने क्या किया, इंटरनेशनल लेवल पर कुछ बहुत बड़ा चीज हुआ है. नहीं रे, स्कैम नहीं रे, मैं फाइनेंस की बात कर रहा हूँ ऋतिक. बैजूस में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया, एफडीआई बोलते, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. अब उसका जो वैल्यूएशन हो गया है, कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द वैल्यूएशन ऑफ बैजूस? वैल्यूएशन यानी उसका नेटवर्थ. यू हैव टू बी मोर स्पेसिफिक. बिलियंस म्हणजे किती? गूगल यूज करो, चलो कॉमन सेंस के लिए कहीं कहीं पर हम लोग गूगल का मैं आपको उपयोग दूंगा. व्हाट इज द नेटवर्थ ऑफ बैजूस? गूगल में डाल के मेरे को बताओ. What is the net worth of Byju's? Yes, 250 crores US dollars or 12 billion से now it has become 15 billion. अभी जो लेटेस्ट उसमें जो इन्वेस्टमेंट आया है, एफडीआई आया है, उसकी वजह से 15 बिलियन हो गया है. अब उसने क्या किया, पैसा बहुत सारा आ गया तो उसका एग्जिस्टिंग में तो था ही, उसने क्या किया, इंडिया का जो टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट था आकाश, मालूम है कि आकाश नाम सुना है क्या? साइंस वाले लोगों ने सुना रहता है, उसको ही खरीद लिया, उसमें स्टेक्स डाल दिया. नाउ दीज आर कॉल्ड एज इन्वेस्टर्स. उसको फॉरेन से मिला, उसने आकाश का लिया, मतलब आकाश का जो धंधा होएगा उसमें से नाउ बैजूस विल हैव ए शेयर. और बैजूस में जो प्रॉफिट होएगा, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए हैं, उसमें फेसबुक का भी जो ओनरशिप कंपनी है उसमें से भी एक परसेंटेज उसमें आया हुआ है. सो ये सब लिंक्ड होता है. इन्वेस्टर्स आर वेरी मच इम्पोर्टेंट. पैसा देखो कैसा है ना, अपने देश में बहुत बड़ा रूल है, जो दिखता है वो बिकता है. हम लोग मॉल में जाते हैं, मॉल में जाके हम लोग अगर समझो एक आधा मूवी देख रहे, तो हम लोग एक समोसा 100 रुपए में खरीदने को तैयार है ना रे, मेंटली. पॉपकॉर्न 300 रुपए में खरीदते अपन. वही अपने इधर कॉर्नर में जो दुकान है उसमें समोसा 10 रुपए का रहेगा, तो भी अपन वो बोलते
खूप महाग देतो, 9 रुपयाला देना. मैं बता रहा हूँ, 100 रुपया किधर और 10 रुपया किधर, 10 टाइम्स मोर. मतलब उधर गया तो अपने माइंड से, अपने हाथ से पैसा आ जाता. सो माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट आई वांट टू शेयर इज, इन्वेस्टर रहेगा तो पैसा रहेगा, पैसा रहेगा तो इंटीरियर पे खर्चा होगा, इंटीरियर पे पैसा खर्चा हुआ तो लोगों से अपने को मिलने वाला इनकम नेचुरली बढ़ जाता है. समझा क्या रिलेशनशिप कैसा होता है? तो बुक कीपिंग मदद करता है मेरे दोस्तों ये सब चीजों में. इट प्लेज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. मतलब नॉलेज इज नॉट ओनली अबाउट लाफिंग ऑन जोक्स, इट इज अबाउट गेटिंग समथिंग मोर ऑल्सो. ऑब्वियसली कस्टमर्स को क्या फायदा होगा बुक कीपिंग का बोला तो, हर एक का अकाउंट प्रॉपरली मेंटेन होना चाहिए. नहीं तो किसी को भी कॉलिंग आएगा, तुम में से जिसने फुल फीस भर दिया, उसको सोचो मेरा स्टाफ ने फोन किया, भाई साहब आपका फीस बाकी है, पैसा भरो. गुस्सा तो आएगा ना. मतलब क्या लेवल पे तुम फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, उतना ज्यादा गाली दोगे. बहुत ज्यादा गुस्से में रहेंगे तो यू कैन डू, बिकॉज यू आर राइट, यू आर ए कस्टमर. बुक कीपिंग हमारे एंड से गलत हो गया तो आपको नुकसान होता है. तो आपके एंड में स्कीम्स क्या क्या अवेलेबल है, ये सब चीज बुक कीपिंग की वजह से मालूम पड़ता है. डेफिनेटली गवर्नमेंट को टैक्सेस मिलता है, हेंस बुक कीपिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर दोज ऑल्सो. एंड देन जो लोग पैसा देते हैं, मैंने बताया इन्वेस्टर्स के वक्त ही बताया, लेंडर्स वो होते हैं जो लोन देते हैं. लोन दिया तो उसके ऊपर उनको इंटरेस्ट मिलता है. ये सूरज आइकिया का स्टोरी बहुत जबरदस्त है. एंड आगे चल के डेवलपमेंट होने के लिए भी बुक कीपिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स. अल्टीमेटली क्या है कि तुम जितना रिकॉर्ड करके रखोगे उतना तुम्हारे लिए फायदा है. और बुक कीपिंग बात करता है रिकॉर्ड करने के लिए. तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर का आज मैंने रिवीजन लिया है, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग. 3 क्वेश्चंस आते हैं इसमें. डेफिनेशन ऑफ बुक कीपिंग, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग एंड व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ बुक कीपिंग. ऑफ कोर्स मैंने सिर्फ पॉइंट्स दिए हैं. जो लोग आज मेरा लेक्चर पहली बार अटेंड कर रहे हैं उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि टेक्स्ट बुक में, आप गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक लोगे तो उसमें इसके सब के बारे में पॉइंट्स डिटेल में दिया है. एक बार रीड करो एंड नेचुरली लिख के ले लो, यू विल डेफिनेटली फाइंड इट वेरी वेरी यूजफुल. ठीक है, आई एम टेलिंग फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर व्हाट वी कॉल एज अटेंडिंग द लेक्चर फॉर द फर्स्ट टाइम. एंड ये जो प्रेजेंटेशन है आई विल शेयर विथ यू इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ इन द ग्रुप. ओके फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल हैव माइट हैव डेफिनेटली एंजॉयड. जिनको भी मालूम था उनको भी मजा आया रहेगा. जिन लोग को पहली बार सुन रहे हैं उन लोगों ने भी डेफिनेटली इसमें कुछ पॉइंट्स गेन किया होगा. अभी शुरुआत हुआ है सिर्फ. Sorry, I think there was again a network disconnect. So as I told, tomorrow I will be talking about different important words. ठीक है, सेमिनार के वे पे वेबिनार लगा तो